चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आज चैप्टर 1 है ये पोषण। ये चैप्टर थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन आगे का चैप्टर में बहुत हेल्प मिलेगा, इसलिए इसी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत बनता है। इससे पहले देखिए पोषण कहते किसे हैं। ये पोषण जो है पोषक से आया है, न्यूट्रिएंट्स। क्या है यहाँ पे समझिए। देखिए हम जानते हैं, यदि हम अपने का एग्जाम्पल लें, मनुष्य की एग्जाम्पल लें, तो आप जानते होंगे कि हमें डे टू डे लाइफ करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है। शरीर के अंदर भी बहुत सारी क्रियाएं होती रहती है, उसके लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हमारा शरीर वृद्धि करता है। बच्चे में तो वृद्धि होती है, एक उम्र के बाद वृद्धि रुक जाती है। तो जो वृद्धि होती है उस वृद्धि, इसके अलावा शरीर के अंगों में टूट फूट होती रहती है, तब उसके मेंटेनेंस के लिए, इसके अलावा विभिन्न रोगों से बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए हमें बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। एनर्जी के लिए चाहिए कुछ वृद्धि के लिए चाहिए, कुछ मेंटेनेंस के लिए चाहिए, तो कुछ जो है वो हमारे शरीर के अंदर सारी जैविक क्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहे, उसके लिए भी कुछ यौगिक की आवश्यकता होती है। तो यही सारे चीज जिनसे प्राप्त होता है हमें एनर्जी या वृद्धि के लिए या बाकी चीज के लिए, हमें जिससे प्राप्त होता है उसी को कहते हैं पोषक तत्व। जैसे उदाहरण के लिए पोषक तत्व का एग्जांपल का बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, आपको इससे एनर्जी प्राप्त हो जाता है। आप बात करेंगे प्रोटीन, इससे वृद्धि होती है। कोशिकाओं के निर्माण में प्रोटीन की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, पानी, वाटर, ये सभी पोषक तत्व हैं। अब ये जो पोषक तत्व हैं, इन पोषक तत्वों को शरीर के अंदर, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं होता कि हम लोग सीधे कार्बोहाइड्रेट खा लें। एक आध एग्जाम्पल को छोड़ करके, जैसे आप ग्लूकोज खाए तो सीधे कार्बोहाइड्रेट खा लिए, बाकी के केसेस में हम लोग सीधे कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते। आप खाते हैं चावल, आप खाते हैं रोटी, उससे हमें प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह से आप दाल लेते हैं, दूध लेते हैं, उससे आपको मिलता है प्रोटीन। तो आप सीधे प्रोटीन ना लेकर के उसे भोजन के रूप में लेते हैं। तो देखिए कि जब हम भोजन शरीर के अंदर लेते हैं, उस प्रोसेस का नाम है अंतर्ग्रहण, इंजेशन। अंतर्ग्रहण के बाद होता है इसका पाचन, डाइजेशन। डाइजेशन होने के बाद ये चीज ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद ये शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाता है जहां इसकी जरूरत है, फिर वहां इसका यूज हो जाता है। तो ये जो संपूर्ण प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत हम पोषक तत्वों का अंतर्ग्रहण करते हैं, पाचन करते हैं, ब्लड में वो एब्जॉर्ब होता है, फिर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, इस संपूर्ण प्रोसेस को कहते हैं पोषण। हम मनुष्य की बात करेंगे तो ये पूरा पोषण जो है 5 चरणों में पूरा होता है, जिसका चर्चा हम करेंगे अभी तुरंत। लेकिन सभी जीवों में जो पोषण पूरा है इतना लंबा नहीं चलता। मनुष्यों में काफी, मनुष्य ही नहीं मतलब जितने भी एनिमल हैं उसमें काफी लंबा प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो पोषण की विधि है वो कौन कौन सी है। यहां से क्वेश्चन बहुत मिलेगा आपका, तो ध्यान दीजिएगा और पूरा वीडियो देखिए, बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा आपको। पोषण की 2 मुख्य विधियां हैं। एक आपका ऑटोट्रॉफ और एक आपका हेटेरोट्रॉफ। ऑटो का मतलब होता है स्वयं, खुद। क्या होगा ये हिंदी में बोले तो स्वपोषी। नाम से पता चल जाता है कि पोषण की वह विधि जिसमें वो अपना पोषण खुद से तैयार कर लेता है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। इसमें होता क्या है कि जो पेड़ पौधे होते हैं और शैवाल, एल्गी जिसे कहेंगे, और कुछ बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया नहीं, ये सारे जो हैं
प्रकाश संश्लेषण, वैसे बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, इन दोनों में प्रकाश संश्लेषण होगा, फोटोसिंथेसिस, उसके द्वारा अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे पेड़ पौधे, शैवाल या बैक्टीरिया वगैरह में क्या पाया जाता है, स्वपोषी पोषण। ठीक है, अब उसके बाद बात करेंगे यदि मनुष्य या कोई जानवर या फिर कवक माने फंगी या बाकी जो सूक्ष्म जीव हैं, तो वे सभी अपना भोजन खुद नहीं तैयार कर सकते, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उसमें नहीं होता है, अपना भोजन खुद नहीं तैयार कर सकता, तो हम कहेंगे उन सभी में होता है क्या, हेटेरोट्रॉफ, मतलब विषम पोषी पोषण, जिसमें पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। हेटेरो का मतलब विषम होता है। अब आपके दिमाग में एक उलझन आ रहा होगा, ठीक है, कि यदि हम अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं कुकर में, हम मेस से नहीं खाते हैं, तो क्या हम भी स्वपोषी में आ जाएंगे क्या? तो नहीं आएंगे स्वपोषी में, विषम पोषी ही आएंगे। और ये चीज जो हम लोग पढ़ते आए हैं बचपन से कि अपना भोजन खुद तैयार कर लेगा स्वपोषी, दूसरे पर निर्भर करेगा तो विषम पोषी, ये ठीक है, लेकिन इसे आगे भी आपको जानना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन आप नहीं पकड़ पाइएगा। तो क्या है आगे देखिए, यहाँ पे जब प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, इस फोटोसिंथेसिस में देखिए होता क्या है कि जो अकार्बनिक पदार्थ हैं, अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उदाहरण के लिए आपका पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक कैटेगरी में आता है, अकार्बनिक के श्रेणी में आता है, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो आपका पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबका यूज करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन सब से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया जाता है। नहीं समझ पाए, फिर से देखिए क्या बोले, स्वपोषी में क्या होता है कि अकार्बनिक पदार्थों से, अकार्बनिक पदार्थ जैसे जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इन सब से कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण किया जाता है। कार्बनिक दैट मीन्स ऑर्गेनिक, उदाहरण के लिए आपका ग्लूकोज। जब पढ़ेंगे आगे प्रकाश संश्लेषण तो वहां पे आपको मिलेगा कि जो पेड़ पौधे हैं अकार्बनिक पदार्थ यूज करते हैं और कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो जिसमें भी ऐसा होता हो कि वो अकार्बनिक पदार्थ का यूज करके उसको बदल देता हो कार्बनिक पदार्थों में, हम कहेंगे उसमें स्वपोषी पोषण है। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं क्या, मनुष्य ऐसा कर सकता है क्या कि अकार्बनिक पदार्थ का यूज करके वो ग्लूकोज का निर्माण कर ले? बोलिएगा नहीं, तो नहीं कर पाएगा तो वो हेटेरोट्रॉफ है, जो कर लेगा वो ऑटोट्रॉफ है। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो स्वपोषी है वो क्या करते हैं। एक चीज और आप जानते होंगे कि यहां पर होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड है या जल है, इन सब से क्या बन गया, ग्लूकोज। अब बात करिएगा कि ये जो है वो सरल है, सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, और इसके कंपैरिजन में ये जटिल है, कॉम्प्लेक्स। अब क्यों है जटिल अभी हम बताएंगे, आगे पता चलेगा, इंतजार करिए। तो यहाँ पर स्वपोषी में क्या होता है कि सरल सिंपल से जटिल अणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। और ये जो आपका विषम पोषी होता है इसमें उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो जटिल अणु होते हैं, जटिल माने कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो सरल अणु माने सिंपल मॉलिक्यूल में टूटता है। ये सारा समझ में आपको तभी आएगा जब आप सारा वीडियो देखिएगा। तो आप लोग पैसेंस के साथ वीडियो देखिए, सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। अब जो स्वपोषी है और जो विषम पोषी है, ये तो मुख्य रूप से दो विधि हुआ ना, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। लेकिन फर्दर जो विषम पोषी पोषण है इसे भी कई टाइप में बांटा जाता है।
अब इसमें कौन कौन सा टाइप होगा सो ध्यान दीजिएगा। एक आपका होता है होलोजोइक, एक होता है पैरासाइटिक, और एक आपका होता है सिम्बायोटिक। हिंदी में दोनों लिखेंगे, परेशान मत होइए। होलोजोइक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक। देखिए होलोजोइक क्या होता है। होलोजोइक को हिंदी में कहते हैं प्राणी सम पोषण या जंतु सम पोषण। क्या मतलब हुआ? होलो मैंने प्राणी होता है, और हिंदी में भी देख लीजिए प्राणी सम पोषण। मतलब क्या हुआ कि प्राणियों वाला पोषण जिसमें होता है। सामान्य अर्थों में कॉमनली हम लोग प्राणी मतलब एनिमल ही समझेंगे। प्राणी में हम लोग क्या समझेंगे? एनिमल ही समझेंगे। तो एनिमल में जानवर भी आएगा और हम भी आएंगे। तो एनिमल्स में ये जो है वो पोषण पाया जाता है, जानवरों में, मनुष्यों में। अब यहां पर देखिएगा कि जो होलोजोइक है इसमें भी क्या क्या होता है। जो प्राणी सम पोषण जिन जिन जीवों में पाया जाता है उन जीवों को जो है 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक जिसे कहेंगे शाकाहारी, हर्बीवोरस। हर्ब जहां आया ना तो समझ लेना है शाक। आप हर्बल ऑयल लगाते होंगे, तो शाकाहारी हर्बीवोरस, तो जो अपने पोषण के लिए शाक पर निर्भर हो। साग मतलब केवल साग ही ग्रहण करता हो, केवल वही खाता हो। अब साग में खाली साग नहीं आएगा, सब्जी वगैरह भी आ जाएगा। पेड़ पौधे से जो प्राप्त होते हैं वो सारा शाकाहारी में आ जाएगा। उदाहरण के लिए बकरी, गाय, भैंस, क्या है ये सब? अपना ये पोषण कहां से प्राप्त करता है? प्लांट से। घास खाए, साग खाए, जड़ खाए, जो भी खाए। ठीक है। अब ध्यान रखिए कि ये जो शाकाहारी हैं, इन शाकाहारी को कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, उपभोक्ता। आप बोलिएगा सर पेड़ पौधा को क्या बोलेंगे, आप तो बताए ही नहीं। तो पेड़ पौधा तो किसी दूसरे का यूज नहीं ना करता, ये तो उत्पादन करता है ग्लूकोज वगैरह का। तो पेड़ पौधा जो है उनको क्या कहेंगे? उत्पादक, प्रोड्यूसर। बाकी दुनिया का सारा जो है वो उपभोक्ता है। पेड़ पौधे उत्पादक है, प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि उन लोग ग्लूकोज का उत्पादन करते हैं। शाकाहारी जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। चलिए अब आप क्या देखें भाई कि ये जो शाकाहारी हैं, जैसे यहां पर समझिए ये पेड़ पौधा, इसको खा गया कौन? बकरी। तो बकरी जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाया, प्राइमरी कंज्यूमर। अब आप क्या देखते हैं कि बकरी को खा गया आदमी, मनुष्य। अच्छा मनुष्य नहीं लीजिएगा तब दूसरा लीजिए, लोमड़ी। तो ये लोमड़ी क्या हो गया भाई? मांसाहारी हुआ कि नहीं? तो इसे यदि कह रहे हैं प्राथमिक उपभोक्ता, तो ये तो दूसरे कैटेगरी का हुआ ना, दूसरे स्टेज पे है ना, तो इसको क्या कहेंगे? द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो लोमड़ी को भी खा जाए, जो क्या करे? लोमड़ी को भी खा जाए, तो उसको जो है उच्च मांसाहारी कहते हैं। उच्च मांसाहारी का एग्जाम्पल हो गया आपका बाघ। उच्च मांसाहारी, उसको तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। और ध्यान रखिएगा जो उच्च मांसाहारी होते हैं इसे कोई खाता नहीं है। बाघ को कोई नहीं खाता, आप नहीं खाए होंगे बाघ को। तो जो उच्च मांसाहारी हैं इन्हें कोई नहीं खाता। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, तो सारा चीज रिलीवेंट है, कुछ भी रिलीवेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब प्राथमिक, द्वितीयक, और जो उच्च मांसाहारी है वो क्या हो गए? तृतीयक। अब देखिएगा हम बात करें मनुष्य का,
मनुष्य, तो वो क्या है, मनुष्य पेड़ से जो प्राप्त होता है चावल गेहूं वो भी खा जाएगा, बकरी को भी खा जाएगा। मतलब यदि मनुष्य की बात करें तो बकरी को खाया तो मांस खाया, और पेड़ पौधे को खाया तो साग खाया। मतलब मनुष्य की बात करें यदि तो ये क्या है, पेड़ पौधा भी खा जाएगा, माने ये शाकाहारी भी है हर्बीवोरस, और ये मांस भी खा जाएगा तो ये मांसाहारी भी है कार्निवोरस। तो हम मनुष्य को क्या कहते हैं, सर्वाहारी, ओमनिवोरस, मतलब जो शाकाहारी भी हो और जो मांसाहारी भी हो। तो एग्जाम में इस तरह से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा कि आप सर्वाहारी ओमनिवोरस का एग्जाम्पल बताइए। ओमनी जहां आया वहां पे हो जाएगा आपका ऑल, ओमनिवोरस ऑल, जहां भी ओमनी आया। आप इंग्लिश यदि पढ़ते हो तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारा वर्ड आपको इससे मिलेगा ओमनिवोरस से। तो ये चीज समझ पाए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यदि है कंफ्यूजन तो थोड़ा सा फिर से अब वीडियो पीछे जा करके देख लीजिएगा, कुछ है नहीं ऐसा। क्या बताए कि जो होलोजोइक है, जिसमें होलोजोइक पाया जाता है, प्राणी संपोषण पाया जाता है, इन जीवों को हम बांट सकते हैं एक शाकाहारी में जो पेड़ पौधा को खाएगा, ये शाकाहारी आपका प्राथमिक उपभोक्ता हुआ, प्राइमरी। इस शाकाहारी को जो खा गया उसे कहेंगे मांसाहारी, जैसे इसका एग्जांपल बकरी, बकरी को खा गया तो मांसाहारी। अब कुछ ऐसा भी होता है जो इसको भी खा जाता है, मांसाहारी को भी खा जाता है, तो उसको कहेंगे उच्च श्रेणी का मांसाहारी। जैसे कि हम क्या बोले, बाघ, यही तो है। ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता सेकेंडरी, और ये होगा तृतीयक उपभोक्ता। और एक हम आपको बताए कि मनुष्य पेड़ पौधा से जो प्राप्त होता है वो भी खा लेगा और मांस भी खा लेगा, तो दोनों खा लेगा। अब बोलिएगा बाघ भी जो है वो पेड़ पौधा से प्राप्त होगा वो खा लेगा, तो नहीं, बचपन में सुने होंगे बाघ का भी घास नहीं खाता। अच्छा, कुछ दूसरा सुने होंगे, जो भी हो, ठीक है। थोड़ा सा ये है कॉम्प्लिकेटेड, कुछ किया नहीं जा सकता है। अब 2-3 बार देखिए क्लियर होगा। अब देखिए परजीवी पोषण, पर माने क्या होता है दूसरा, अब गाना सुने, परदेश, प्रवास, परमात्मा, तो पर और जीवी क्या मतलब कि जो अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करता है, हम कहेंगे उसमें पाया जाता है परजीवी पोषण। जैसे उदाहरण के लिए आपका जूं, आपका खटमल, बेडबग, आपका मच्छर, ये सभी क्या होंगे, तो परजीवी होंगे, अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करता है। और ध्यान रखिएगा कि ये सभी जो होते हैं, जूं, खटमल, मच्छर, ये सब दूसरे जीवों के शरीर के या तो अंदर रह सकता है, नहीं तो ऊपर रह सकता है। शरीर के अंदर रहता है या ऊपर रहता है, और उसी से जो है अपना पोषण प्राप्त करता है, परजीवी पोषण। एग्जाम्पल देकर क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन परजीवी है, ठीक है, कौन जो है वो परजीवी है। तो ये सब हो गए, जो खटमल, मच्छर, और भी आप लोग एग्जाम्पल बताइए ये और कौन हो सकता है इसका एग्जाम्पल। चलिए आप लोग बताइए, हम और बता दे रहे हैं। एक आप सुने होंगे आपका अमरबेल, सुने क्या होंगे, सब लोग देखे ही होंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कसकुटा, अमरबेल। ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है ये अमरबेल, तो जो पेड़ पौधे होते हैं उन पेड़ पौधों पर देखिएगा एक लता टाइप का जो है आ जाता है, लता टाइप का, येलो, हल्का येलो दिखेगा, पूरे पेड़ को जो है वो कवर कर लेता है। और उस लत को देखिएगा तो उसका कहीं जो है जमीन में नहीं होता है जुड़ाव, उसमें जड़ उड़ कहीं नहीं होता है, उसमें जड़ उड़ होता ही नहीं, और उसमें हरी पत्ती भी नहीं है कि अपना भोजन खुद तैयार कर ले। पेड़ पौधे में हरी पत्तियां होती इसलिए अपना भोजन खुद तैयार कर लेता है, लेकिन अमरबेल में ऐसा होता नहीं है। तो आप देख लीजिएगा कि अमरबेल जिंदा कैसे रहा तब,
ना तो इसका जड़ है, ना तो ये जमीन से पानी ले पाएगा, ना तो इसमें हरी पत्ती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण भी नहीं कर पाएगा। तो ये जिंदा रहता कैसे है? तो ये अपना पोषण जो है पेड़ों से प्राप्त करता है, पेड़ से चिपक जाता है पूरा, देख लीजिएगा, और उसका जो पेड़ का जो छाल है उसको मतलब छेद करके अंदर चला जाता है और फिर वहां से छीन छीन के कह सकते हैं उसी से पेड़ से प्राप्त करता है। ठीक है, ये आपको अमरबेल कहाँ मिलेगा? तो पेड़ पौधे के तने में या डाल में भी मिल सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, कभी पूछ सकता है कि तना परजीवी हुआ, तना में लगा रहता है, तना पेड़ पौधे के तना में, स्टेम में, डाल में भी लगा हो सकता है। और भी एग्जाम्पल है, नोट से पढ़िएगा, लेकिन ये बहुत पूछता है अमरबेल। अब उसके बाद जो है एक आपका है मृतपोषी। अच्छा, ये चीज शुरू में नहीं बोले थे। मृतपोषी को बोलते हैं सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक हिंदी देखें या इंग्लिश देखें, मृत और पोषी क्या लग रहा है? जो अपना पोषण प्राप्त करता हो मृत जीवों से। सैप्रो का भी मतलब वही होता है, मृत या सड़ा गला। तो जो अपना पोषण प्राप्त करता है किससे? या तो मृत पदार्थों से या सड़े गले चीजों से, उसी को कहते हैं मृतपोषी। पोषण की वह विधि मृतपोषी पोषण कहलाएगा। इस तरह का पोषण पाया जाता है किसमें? कवक में, फंगी में। और इस तरह का पाया जाता है किसमें? बैक्टीरिया में, जीवाणु में। अब बोलिएगा बैक्टीरिया पहले भी बोले थे, वहां हम सारा नहीं, कुछ बैक्टीरिया बोले थे, अधिकतर बैक्टीरिया मृतपोषी में आता है। तो ये दोनों ही अपना जो पोषण है वो सड़े गले चीजों या मरे हुए चीजों से प्राप्त करता है। इसे जो है वो सफाई कर्मी कहा जाता है, क्योंकि सड़े गले और मृत चीजों से अपना पोषण प्राप्त करता है तो फिर उसको खत्म कर देता है, डिकम्पोज कर देता है, साफ हो जाता है। हाँ, हम लोग को सरफ वगैरह दे करके साफ करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो पूछेगा ऐसे कि इसमें से कौन है जिसे प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है? नेचुरल क्लींजर हैं ये सभी, कवक और बैक्टीरिया। चलिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसमें हमको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि परजीवी, पैरासाइटिक और इसमें क्या अंतर है, मृतपोषी में और इसमें। देखिए क्या अंतर है। होता क्या है कि मृतपोषी जो होते हैं, जैसे आप कवक का ही एग्जांपल लीजिए, तो आप देखे होंगे कि जहाँ पे पेड़ पौधों की पत्तियां सड़ी गली चीजें होती हैं वहां पर कवक उग जाता है। क्या आप कवक को कभी भी देखे हैं मुंह से खाते हुए? कवक का क्या मुंह होता है, माउथ होता है? बोलिएगा नहीं। तो इन लोग जो है क्या कहेंगे कि इसमें मुंह नहीं होता, तो ये भोजन का अंतर्ग्रहण नहीं करता है। मनुष्यों की तरह, जानवरों की तरह भोजन को अंदर नहीं डालता है। तो बोलिएगा क्या करता है? कुछ नहीं करता है। ये क्या करता है कि यहाँ यदि सड़ा गला चीज है तो यहाँ पे एंजाइम छोड़ेगा, ये एंजाइम, ये और टूट जाएगा। तो जब टूट जाएगा तो सीधे एब्जॉर्ब कर लेगा, सीधे क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। और हम मनुष्य की बात करें तो क्या आप सीधे कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब किए? नहीं, पहले खाए, पचाए, मुंह में डाले। इन लोग मुंह में नहीं डालता है, सिंपली यही समझ लेना है, मुंह में नहीं डालता। कवक का मुंह होता ही नहीं तो मुंह में कहां से डालेगा? सीधे जो है कवक के अंदर से आ जाता है, कवक के सभी भागों से सीधे एब्जॉर्ब हो जाता है, मुंह नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये जो परजीवी है, जैसे मच्छर की बात करेंगे तो इन लोग अंतर्ग्रहण करता है। मच्छर का मुंह होता है, दांत भी होता है। ठीक है, तो मुंह में डाला, पाचन किया, फिर ब्लड में जाएगा। और यहां पर क्या है कि मुंह में डालता नहीं, चूंकि मुंह होता ही नहीं। बस यही मेन डिफरेंस है कि यहाँ भोजन का अंतर्ग्रहण नहीं होता है, जबकि मनुष्य, जानवर या परजीवी हैं उसमें मुंह होता है तो वो पहले अंतर्ग्रहण करता है। चलिए, हो गया। तो ये चीज शायद अब कंफ्यूजन आपको ना हो। क्या क्या बोले? स्वपोषी, परपोषी, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। परपोषी में क्या क्या बोले आपको? होलोजोइक, प्राणीसम, होलोजोइक बोले। फिर होलोजोइक के बाद क्या बोले? पैरासाइटिक बोले।
और पैरासाइटिक के बाद क्या बोले, सेप्रोफाइटिक, माने जंतु सम, परजीवी, और ये क्या बोले अभी बताए ना, मृत पोषी। तो परपोषी 3 तरह के। और फिर हम बताए क्या कि जिसमें होलोजोइक है वो या तो हो सकता है शाकाहारी हर्बीवोरस, या हो सकता है मांसाहारी कार्निवोरस। ये भी 2 तरह के होते हैं, एक जिसको उच्च मांसाहारी कहते हैं और एक इसमें बताए सर्वाहारी ओमनिवोरस। ठीक है, शाकाहारी का एग्जाम्पल बकरी, मांसाहारी का एग्जाम्पल लोमड़ी, सर्वाहारी का एग्जाम्पल जो है मनुष्य, परजीवी पोषण जिसमें पाया जाता है वो मच्छर, जूं, खटमल, और मृत पोषी जिसमें पाया जाता है वो आपका कवक माने फंगी और आपका बैक्टीरिया। अच्छा, कोई लोग कवक नहीं समझ पा रहे हैं यदि, तो कवक कई तरह के होते हैं। कुछ कवक हम लोग खाने में भी यूज करते हैं, जो गांव तरफ जो बोलते हैं मशरूम, खुखड़ी, वो कवक ही है, तो खाने के लिए भी यूज करते हैं सब्जी के रूप में। इसके अलावा आप देखते होंगे कि रोटी वगैरह छोड़ दीजिए 2 दिन तक तो उसमें कुछ उग जाता है व्हाइट व्हाइट, कवक ही है, हालांकि उसको नहीं खाते। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा कि जो आपका मनुष्यों में या कहें जानवरों में जो पोषण है वो कैसे होता है। तो ये तो हम जान ही गए कि मनुष्यों में जो होलोजोइक टाइप का होता है, मनुष्य सर्वाहारी होते हैं। मेनली हमारा फोकस मनुष्य पे ही होता है, लेकिन एक्स्ट्रा जो चीज है उस पर भी हम लोग आएंगे। चलिए, अब यहाँ पर देखिए कि हम लोग जिन पोषक तत्वों को लेते हैं उन पोषक तत्वों का यदि हम वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, इसमें देखिए क्या क्या हम आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ाएंगे अभी पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स के बारे में, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, इसका शरीर में क्या यूज है ये पढ़ेंगे, लास्ट में फिर प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे। एकदम तैयार रहिए, एकदम ध्यान से देखते रहिए आप। देखिए, हमारे शरीर में जो पोषक तत्व हैं उसका हम करने जा रहे हैं, पोषक तत्व जो हम लोग लेते हैं करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन। तो देखिए, एक आपका हुआ ऑर्गेनिक और एक आपका हुआ इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक माने कार्बनिक, कार्बनिक किसे कहेंगे, जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है, नेचुरल सोर्स से जो प्राप्त होता है, और उसमें कार्बन होता है, उसमें क्या है, कार्बन होता है। उदाहरण की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट भी बोल सकते हैं, फाइबर, रेशा, विटामिन। इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो पानी और खनिज लवण। हमें खनिज लवण की भी आवश्यकता होती है, मिनरल्स, जैसे सोडियम चाहिए। अब यहां पर देखना है कि ये जो आपका ऑर्गेनिक है उसमें देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है और आपका फाइबर है, ये अधिक मात्रा में हम लोग लेते हैं, क्योंकि ज्यादा जरूरत होती है हमारे शरीर में, तो अधिक मात्रा में लेते हैं। तो इसे लेते हैं अधिक मात्रा में, तो इसे कहा जाता है मैक्रो। किसको किसको, इन सब को, विटामिन को छोड़ के, इन सभी को क्या कहा जाता है, मैक्रो। और विटामिन की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, तो ये बहुत कम मात्रा में हम लोग लेते हैं, तो ये आपका हो गया माइक्रो। ये दोनों भी माइक्रो ही है, इन दोनों को भी बहुत कम मात्रा में लेते हैं। इसे कहेंगे वृहत और इसे कहेंगे सूक्ष्म या लघु। समझ गए। चलिए, और एक चीज और होता है कि हम पानी तो केवल पानी पीते हैं, लेकिन हम खनिज लवण अलग से नहीं लेते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर को सोडियम की, हमारे शरीर को आयरन की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप आयरन खा लें
250 ग्राम, नहीं होता है। तो हम लोग जो दूसरे पदार्थ खाते हैं उसी से इसकी आपूर्ति हो जाती है, खनिज लवण की आपूर्ति। पानी को अलग से लेना पड़ता है, लेकिन खनिज लवण की आपूर्ति हमें भोजन में जो लेते हैं उसी से हो जाती है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है, पूछा हुआ है कि हमारे शरीर को जो खनिज लवण की प्राप्ति होती है हम उसे किस रूप में लेते हैं, तो भोजन के रूप में लेते हैं, ना कि सीधे आप आयरन खा लें। ऐसा नहीं होगा कि आपको आयरन की कमी होता हो सीधे आयरन ले लें, कभी नहीं लिए होंगे। कोई लोग बोलते होंगे आयरन की गोली खाए थे, तो नहीं खाए होंगे भाई। आयरन का गोली खाए तो घर में लोहा है वो खा के देखिए, नहीं खा सकते। चलिए अब इसके यूज के आधार पे यदि इसका क्लासिफिकेशन करेंगे कि इसका यूज क्या है हमारे शरीर में, तो देखिए एक आपका हुआ ऊर्जा देने वाले पदार्थ जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऊर्जा जिससे प्राप्त होती है वो आपका है कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में टोटल जितना आवश्यकता है एनर्जी का उसका 50 से 70% हम लोग कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त करते हैं और ये सर्वाधिक है। उसके बाद जो है हम लोग वसा से भी एनर्जी प्राप्त करते हैं, फैट से। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कि शरीर के वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, माने सबसे ज्यादा क्या जरूरी, ये हम बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि हम बचपन में काफी छोटे थे, शरीर हमारा आज काफी बड़ा हो गया, आपका भी बड़ा हो गया। तो हमारे जो शरीर में जो वृद्धि होती है वो वृद्धि क्या क्यों होती है, सेल की संख्या लगातार बढ़ती है, कोशिका की संख्या लगातार बढ़ती है। और कोशिका के निर्माण के लिए अभी हम कुछ देर पहले बोल रहे थे कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका प्रोटीन। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, प्रोटीन। बच्चों को काफी अधिक मात्रा में चाहिए प्रोटीन, उससे शरीर की वृद्धि होती है। तो शरीर की वृद्धि के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, तो आपका प्रोटीन। सही। अब उसके बाद बात कर लेंगे आपका कि हमारे शरीर में जो विभिन्न जैविक क्रियाएं होती है, बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है, जैसे आपका परिसंचरण, ब्लड चारों तरफ जा रहा है, श्वसन हो रहा है, हृदय धड़क रहा है, उन सब में जो है समन्वय स्थापित करने के लिए और साथ ही उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए विटामिन और खनिज लवण की आवश्यकता होती है। विटामिन और खनिज लवण, मिनरल्स की आवश्यकता होती है। तो ये सभी जो है विटामिन और खनिज लवण हमें एनर्जी तो नहीं प्रदान करते, लेकिन हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और सब एक एक करके फिर तो पढ़ेंगे, अभी आप केवल मेन दिमाग में फिट करिए कि ऊर्जा प्रदान करने वाला कार्बोहाइड्रेट वसा, शरीर की वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा जरूरी प्रोटीन, और बाकी जो जैविक क्रियाएं हैं उसमें कोऑर्डिनेशन, समन्वय बनाने के लिए और शरीर के सभी काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए विटामिन और खनिज की आवश्यकता होती है। अब बोलिएगा सर फाइबर आप लिखे थे, फाइबर का हमारे शरीर में कोई यूज नहीं है। रीजन क्या होता है कि जो फाइबर है वो सेलुलोज का बना होता है, और सेलुलोज का पाचन हम मनुष्य नहीं कर सकते, मनुष्य नहीं कर सकता, जानवरों में होता है, गाय भैंस पाचन कर सकता, लेकिन हम मनुष्य नहीं कर सकते। तो इस फाइबर का केवल और केवल यूज है कि जो आपका मल का त्याग होता है वो सही से हो सके, बस केवल यही काम है फाइबर का। फाइबर का मतलब क्या हुआ, फाइबर का मतलब सिंपल यदि कहें तो लंबा सा कोई चीज, हिंदी में कहें तो रेशा। आप भिंडी खाइए, साग खाइए, देखिए उससे फाइबर प्राप्त होता है। दांत में बहुत बार फंस भी गया होगा भिंडी खाते वक्त, वो फाइबर ही है। उससे हमें ना एनर्जी प्राप्त होती है ना कुछ प्राप्त होता है, बस पेट साफ रखता है, सिंपली समझ लें तो। सही। चलिए पानी का बात करें तो पानी से भी एनर्जी वगैरह कुछ नहीं मिलता है भाई, बस ये आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा वगैरह उन सबको तोड़ने में केवल मदद करता है। आप सोच कर देख लीजिए, बहुत बार खाते होते देखिए पानी पीने का जरूरत पड़ता है। आप यदि पानी नहीं पिएंगे पर्याप्त मात्रा में तो जो आपका उत्सर्जन होता है ना, एक्सक्रीशन, वो सही से नहीं हो पाएगा, पथरी बन जाएगा, किडनी स्टोन हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पानी से एनर्जी कुछ नहीं मिलता है, लेकिन ये का भी बहुत ज्यादा योगदान है शरीर में। अब बताइए आप लोग,
कार्बोहाइड्रेट, एक करके अब चर्चा करेंगे। कार्बोहाइड्रेट, इसके नाम को यदि देखिएगा तो क्या लग रहा है, इसका नाम कार्बोहाइड्रेट क्यों पड़ा है, तो ये कार्बन का हाइड्रेट होता है, ये कार्बन का क्या होता है, हाइड्रेट, इसलिए इसका नाम पड़ा कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट का क्या मतलब होता है, हाइड्रेट का मतलब होता है कि जल, और जल में जानते हैं H2O होता है, H2 और O जो है वो एक, H2। तो होगा क्या कार्बोहाइड्रेट में, तो कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन होगा और हाइड्रेट होगा। हाइड्रेट होगा मतलब जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन जिस रेशियो में होता है 2 और 1 के रेशियो में, वही रेशियो में यहां भी होगा हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन। और यदि बात करें तो कार्बन होगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो कंफर्म याद रहेगा ही, हाइड्रेट, हाइड्रो जल, वाटर 2 1 और C भी 1 होता है, तो रेशियो जो होता है 1:1। अब ऐसा नहीं होता कि सभी कार्बोहाइड्रेट में यही रेशियो हो, लेकिन अधिकतर कार्बोहाइड्रेट में ये रेशियो होता है। पहले के वैज्ञानिक समझते थे कि सभी कार्बोहाइड्रेट में यही रेशियो होता है, लेकिन अब पता चल चुका है कि बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हैं जिसमें ये रेशियो नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी एक दो एग्जांपल देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे हम ग्लूकोज की बात करते हैं, C6H12O6, देख लीजिए 1:1 के रेशियो में है कि नहीं। C है 6, H है 12 और वो है 6, तो 1 2 1 रेशियो हुआ कि नहीं, हो गया, ये ग्लूकोज है। अब यदि बात करें कि फार्मूला इसका क्या बनेगा, यदि हम फार्मूला लिखना चाहें तो फार्मूला सबके लिए तो फिट होगा नहीं, क्योंकि सब में 1:1 होता नहीं रेशियो, लेकिन जिसमें जिसमें होता है उसमें हम क्या फार्मूला दे सकते हैं, CH और O का। देखिए क्या लग रहा है कि C यदि 1 होगा, 1 के जगह मान लीजिए N, तो H कितना होगा, उसका डबल, 2N, और वो कितना होगा, तो जितना C होगा N। मतलब क्या हुआ कि C की संख्या जितनी होगी, कार्बन की संख्या जितनी होगी, उसका डबल होगा हाइड्रोजन, और जितना C कार्बन होगा उतना ही होगा ऑक्सीजन। अब इसको आप N को बाहर ले लिख सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा C2O और बाहर ले लीजिए N को। इसका मतलब होता है कि N सब में है, तो ये कॉमन फार्मूला हो सकता है। आज इतना ही रखते हैं। कल बहुत इंटरेस्टिंग अगला जो क्लास होगा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, और देखिएगा जो आपको चीज याद नहीं रहता था वो कितना मजे से याद रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।